नमस्कार जोहार दोस्तों, एसपी हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और मैं आपका एजुकेटर सुनील पंडित लेकर आया हूँ हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता का हम लोग यहाँ आज पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के चरण, यानी चरण का मतलब होता है काल, समय। क्या होता है? काल या समय। काल या समय के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा समय इसका सर्वमान्य है। तो इससे पूर्व हम सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय और कौन सा स्थल किस स्थान पे है और वहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो मैंने पिछला वीडियो में बता चुका हूँ। और आज का जो टॉपिक मेरा है वह है सभ्यता के चरण, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के चरण, और या फिर आपका सिंधु घाटी सभ्यता के 3 चरण जो है उस चरण के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करता हूँ। और क्या लिखा है, क्या टॉपिक है, क्या नोट्स बनाया हूँ मैं, ये सारी चीज़ को हम बताते जाएंगे। थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि पूरा आ जाए। चलिए अब रहा ये। तो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है उसको 3 चरण में बांट कर करते हैं। कितने चरण में बांटे हैं? 3 चरण में। जो पहला चरण है, यानी कि प्रारंभिक चरण या पहला चरण जिसको कहते हैं, वह प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता के बारे में है। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता, इसका समय जो आप देख पा रहे होंगे कि 3300 ईसा पूर्व, 3300 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व के आसपास तक है। 3300 लेकर 2600 ईसा पूर्व के आसपास तक है। इसको हम लोग प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। चलिए दूसरा जो चरण है उसको कहते हैं परिपक्व हड़प्पा सभ्यता। क्या कहते हैं? परिपक्व हड़प्पा सभ्यता। इसका जो समय है ये है आपका 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक। क्या है? 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक का जो समय है इसको हम लोग कहते हैं दूसरा चरण, यानी परिपक्व हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। चलिए तीसरा जो चरण है, यानी तीसरा चरण में क्या है? उत्तर हड़प्पाई सभ्यता। इसका जो समय है वह 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक का समय है। तो ये मोटा मोटी ये 3 चरणों में इसको बांट के अध्ययन किया गया है। किसको? तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को। लेकिन यहाँ अलग अलग विद्वानों का जो है समय का अलग अलग मत व्यक्त किया है। और सर्वमान्य समय जो कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सर्वमान्य समय, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक समय है वह है आपका 2350 से लेकर 2300, माउस से लिख रहे हैं थोड़ा सही नहीं होगा, 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। कितना तक? 1750 ईसा पूर्व तक ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सर्वमान्य समय माना गया है। और ये किस विधि के अनुसार माना है? तो कार्बन सी डेंटल पद्धति के आधार पर ये सर्वमान्य समय माना गया है। चलिए ये आपका तीनों चरण बताएं। अब चलते हैं आगे। देखिए क्या कहता है। कहता है कि आरंभिक हड़प्पाई चरण, यानी कि जो शुरू का हड़प्पाई सभ्यता का जो चरण है उसको कहा जाता है हाकरा चरण। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है हाकरा चरण। देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट चीज दिए हैं, हाकरा चरण कहा जाता है, संबंधित है। और ये जो चरण है ये क्यों इसको कहा गया है? क्योंकि ये घाघर और हाकरा नदी घाटी में चिन्हित किया गया था, इसलिए इसको हाकरा चरण के नाम से जाना जाता है। चलिए दूसरा आगे बढ़ते हैं। और क्या है? देखिए यहाँ है हड़प्पाई लिपि, मतलब जो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिला है और कब मिला है? तो लगभग 3000 ईसा पूर्व, लगभग 3000 ईसा पूर्व के समय में मिलता है। जिसका हड़प्पाई लिपि का, लिपि मतलब लिखने की जो कला है उसकी। आगे है कि इस चरण में आप देख पा रहे होंगे कि इस चरण की विशेषताएं एक केंद्रीय इकाई का होना तथा बढ़ते
वे नगरीकरण नगरीय गुण थे। मतलब हड़प्पा सभ्यता कैसे था या सिंधु घाटी सभ्यता कैसे था, तो वह एक नगरीय सभ्यता था। कैसा था? नगरीय सभ्यता था। हड़प्पा सभ्यता कैसे सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। चलिए आगे। व्यापार क्षेत्र विकसित हो चुका था। मतलब उस समय हड़प्पा के समय में या सिंधु घाटी सभ्यता के समय में व्यापार आपका कैसा था? तो विकसित था। एकदम व्यापार का क्षेत्र कैसा हो चुका था? विकसित हो चुका था। खेती के साक्ष्य भी मिले इस समय। मतलब खेती बाड़ी भी की जाती थी। और उस समय कौन कौन फसल का खेती होता था? तो देखिए, मटर है, तिल है, खजूर है, रुई है, इन सारी चीज़ों की खेती होती थी। आगे है एक बताए थे उसमें कि एक स्थान है हड़प्पा में, कोटदीजी। यहाँ से आपको मिला है क्या? परिपक्व, यानी कि सेकेंड चरण जो है कोटदीजी से परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता की चरण प्रदर्शित करती है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोटदीजी नामक स्थान से कौन सी चरण या कौन सी सभ्यता का उल्लेख करता है, तो आपका आ जाएगा परिपक्व सभ्यता का उल्लेख करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप देखिए, आपको यहाँ मिलेगा अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है? कहता है कि 2600 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता अपनी परिपक्व अवस्था में ही प्रवेश कर चुकी थी। मतलब 2600 ईसा पूर्व तक जो है वह परिपक्व अवस्था में था। आगे है कि परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता के आने तक प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता बड़े बड़े नगरों केंद्रों में परिवर्तित हो चुके थे। जैसे देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में है। और लोथल जो कि वर्तमान में भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। ये सारा चीज़ इम्पोर्टेंट है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान में किस स्थान पे है, तो पाकिस्तान में है। अब यहाँ पूछेगा कि लोथल वर्तमान में किस राज्य में है, तो भारत के गुजरात राज्य में है। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे सिंधु घाटी सभ्यता के क्रमशः पतन का प्रारंभ, यानी कि इसकी सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन प्रारंभ हो गया था वह कब से हुआ था? तो यहाँ देखिए 1800 ईसा पूर्व माना जाता है पतन का। उसके बाद यहाँ देखिए 1700 ईसा पूर्व तक आते थे हड़प्पा सभ्यताओं की कई शहर समाप्त हो चुके थे। मतलब शुरू हुआ था पतन की कब से? तो 1800 ईसा पूर्व से उसको माना गया है। और मतलब 1700 ईसा पूर्व तक आते आते क्या होता है कि सभ्यता आपका समाप्त हो जाता है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता अब क्या हो गया? समाप्त हो जाता है। और इसके बाद कौन सा सभ्यता आ जाता है? तो वैदिक सभ्यता या वैदिक युग आ जाता है। तो यहाँ देखते हैं कि परंतु प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की संस्कृति में भी इसके तत्व देखे जाते हैं। यानी कि इसके बाद जो है, बाद की जो सभ्यता है उसमें भी इसका तत्व को देखा जाता है। क्या है? कुछ पुरातात्विक आंकड़ों के अनुसार उत्तर हड़प्पा काल, मतलब उत्तर हड़प्पा, ये पूरा नहीं, कुछ साक्ष्य के आधार पर बता रहे हैं कि कुछ साक्ष्य के आधार पर जो है वह आपका हड़प्पा का जो उत्तर हड़प्पा का जो समय है वह समय आपका 1000 ईसा पूर्व से लेकर 900 ईसा पूर्व तक बताया गया है। लेकिन यह मान्य नहीं है। ये कुछ साक्ष्य की या कुछ पुरातात्विक के आधार पर ही बताया गया, क्योंकि इस समय तो हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं 1500 से 1000, और उत्तर वैदिक काल जो पढ़ते हैं वो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक पढ़ते हैं। इसलिए यह मान्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या है। पेज नंबर 1 जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये देखिए। इसके बाद आते हैं कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसकी नगरीय योजना एवं विन्यास, मतलब नगर कैसे था और उसका आकृति कैसे था, किस प्रकार से बना हुआ था। तो इसमें हम लोग देखेंगे
कि हड़प्पाई यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो है अपनी नगरीय योजना प्रणाली के लिए जाने जाते थे। मतलब पूर्ण रूप से यह नगरीय सभ्यता था। क्या था? नगरीय सभ्यता था। और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगरों में अपने अपने दुर्ग थे। दुर्ग का मतलब था कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो थे वो चारों ओर से घिरा हुआ था, अपना अपना चारों ओर से घिरा हुआ था, दुर्ग था, जो नगर में कुछ ऊंचाई पर स्थित थे, जिसमें अनुमानतः उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे। आगे दुर्ग से नीचे, मतलब दुर्ग जहाँ बना था वहाँ तो उच्च वर्ग के लोग रहते थे, लेकिन उसके निचले भाग में, दुर्ग के निचले भाग में सामान्यतः ईंटों से निर्मित नगर होते थे, जिसमें सामान्य लोग निवास करते थे। तो यहाँ पूछ सकता है कि दुर्ग के ऊपरी भाग में किस वर्ग के लोग निवास करते थे? यहाँ क्या हो जाएगा? उच्च वर्ग के लोग। और दुर्ग के निचले सामान्यतः जो ईंटों से निर्मित था वहाँ कौन से लोग रहते थे? तो वहाँ हो गया आपका सामान्य लोग रहते थे। उसके बाद देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है कि एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि सभ्यता ग्रिड प्रणाली मौजूद थी। यहाँ जो बना हुआ था ना, ये ग्रिड प्रणाली से बना हुआ था। इसके अंतर्गत सड़कें एक दूसरे को समकोण, बहुत ही इम्पोर्टेंट, वहाँ की जो सड़क थी वह एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मतलब कहने का मतलब कि ये 19 डिग्री कोण पर इस तरह इसको एक दूसरे को काटता था। अन्य भंडार का निर्माण हड़प्पा सभ्यता के नगरों की प्रमुख विशेषता। वहाँ हड़प्पा सभ्यता में एक अन्य विशाल अन्नागार भी प्राप्त हुआ है, वह भी एक बहुत बड़ा विशेषता रखता है। आगे देखते हैं, ये रहा देखिए, जली हुई ईंटों का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता थी। यहाँ मतलब कच्चा ईंट भी मिलता था और पका हुआ ईंट भी प्राप्त करता था। मतलब हड़प्पा सभ्यता में ईंटों को पकाया जाता था, मिट्टी को पकाया जाता था लकड़ी के प्रयोग करके, इसलिए वह जली हुई ईंट का मतलब क्या हो गया? पकाया हुआ ईंट का वहाँ साक्ष्य मिले हैं। क्योंकि समकालीन मिस्र के मकानों के निर्माण के लिए शुष्क ईंटों का प्रयोग किया जाता था। मतलब शुष्क हो गया आपका सूखा हुआ, और जली हुई मतलब हो गया पका हुआ। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली बहुत ही प्रभावी थे। मतलब घर से जो छोटी छोटी नालियाँ निकलती थी, वो घर से निकला हुआ नाली सड़क के किनारे से एक जो मुख्य नाली था उसमें जोड़ दिया जाता था, और ये आपका नाली कहीं दूर जाके आपको फिर से उसको किसी स्थान से जोड़ देता था, ताकि ये जल निकासी का साधन जो है बहुत ही अच्छी तरह से हो सके। इसलिए वहाँ की जो जल निकासी प्रणाली था वो काफ़ी ही प्रभावित था। हर छोटे और बड़े घर के अंदर स्वयं का स्नानागार और आंगन होता था। मतलब घर जो बनाया जाता था, घर में एक छोटा सा स्नानागार होता था, एक आंगन होता था। मतलब बहुत ही अच्छी तरह से वहाँ की नगरीय विशेषता थी। कालीबंगा के बहुत से घरों में कुएं नहीं पाए जाते। देखिए कुछ बहुत सारा घर में कुआं का साक्ष्य वहाँ से नहीं मिला। कहाँ से? कालीबंगा से। कुछ स्थान जैसे लोथल एवं धोलावीरा, देखिए दो स्थान याद रखना है, लोथल और धोलावीरा, संपूर्ण विनाश मजबूत एवं नगर दीवारों द्वारा भागों में विभाजित थे। तो यहाँ दो स्थान है, लोथल और धोलावीरा, जो संपूर्ण विन्यास मजबूत एवं नग्र दीवारों द्वारा भागों में विभाजित था। चलिए नेक्स्ट पेज लेते हैं और इसके बाद देखते हैं क्या है। पेज नंबर आपका 3। यहाँ से आ जाता है नगरी के बाद कृषि पर। क्या आ जाते हैं? कृषि। वहाँ के उत्पादन क्या था? फसल। कृषि के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये रहा कृषि, मतलब किसका? हड़प्पा या सिंधु सभ्यता जो है उसकी कृषि क्या थी, कौन सी फसल उगाते थे और उसका कैसे व्यापार होता था या खाने में उपयोग किया जाता था। देखिए हड़प्पाई गांव मुख्यतः पलवन मैदान के पास स्थित थे। मतलब उपजाऊ मैदान के, पलवन का मतलब क्या हो गया?
उपजाऊ, क्योंकि देखिए कोई भी हड़प्पा या तो रावी नदी के किनारे स्थित थी, या तो सिंधु नदी किनारे है, या फिर घाघर नदी के किनारे। कहीं ना कहीं ये जो जितने हड़प्पा सभ्यता के स्थल आप देखे होंगे वह किसी न किसी नदी के किनारे है, और नदी के किनारे जो होता है वहाँ मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होते हैं, इसलिए इसको पलवन वन मैदान कहा गया है। और जो पर्याप्त मात्रा में अनाज का उत्पादन करते थे, मतलब इस स्थान पे आपका अनाज काफ़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है। इसमें देखिए गेहूं, जौ, सरसों, तिल, मसूर आदि का उत्पादन होता था। फसल की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में गेहूं, जौ, सरसों, तिल, मसूर आदि का उत्पादन होता था। गुजरात के कुछ स्थान से बाजरा उत्पादन के संकेत मिले हैं, मतलब बाजरा का उत्पादन जो है कहाँ से मिलता है, तो गुजरात से मिलता है। जबकि यहाँ चावल के प्रयोग के संकेत तुलनात्मक रूप से बहुत ही दुर्लभ मिलते हैं। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता के मनुष्यों ने सर्वप्रथम कपास की खेती प्रारंभ की थी। देखिए कपास का उत्पादन का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिल रहा है। जो हम लोग स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं, वो भी आपका हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता से भी मिलता है। अब देखिए वास्तविक कृषि परंपराओं को पुनर्निर्मित करना कठिन होता है, क्योंकि कृषि के प्रधान का मापन इसके अनाज उत्पादन क्षमता के आधार पर किया जाता है। मोहरों और टेराकोटा, देखिए मोहर जो बनता था वह टेराकोटा की मूर्तियों पर सांड के चित्र मिलते हैं। मैंने ये मोहर जो है, मोहर और टेराकोटा मिट्टी को उससे जो बनाया जाता था, मिट्टी को जला के जो बनाया जाता था, उसमें किस चीज़ का आपका चित्र मिलता है या मूर्ति मिलता था, तो सांड का चित्र या मूर्ति मिलता था। तथा पुरातत्वविद खुदाई में बैलों से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के अधिकतम स्थान अर्ध शुष्क क्षेत्र में मिले हैं, जहां खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती थी। नहरों के अवशेष हड़प्पा स्थल सुटगोई अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। देखिए यह नहर का अवशेष जो मिला है या नहर का साक्ष्य कहाँ से मिलेगा, तो अफगानिस्तान की सुटगोई से मिलता है, लेकिन पंजाब और सिंध से नहीं। पंजाब और सिंध से वहाँ नहर का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट है कि हड़प्पाई लोग कृषि के साथ साथ बड़े पैमाने पर पशुपालन भी करते थे, ये भी साक्ष्य मिला है। और क्या है कि घोड़े के साक्ष्य सूक्ष्म रूप से मोहनजोदड़ो तथा लोथल के एक संयुक्त टेराकोटे जो है की मूर्ति से मिली है। हड़प्पाई संस्कृति किसी भी स्थिति में अश्व केंद्रित नहीं थे। चलिए नेक्स्ट पेज लेते हैं और देखते हैं क्या है। पेज नंबर 4। अब आ जाएंगे हम लोग अर्थव्यवस्था में। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे। देखिए क्या है कि अर्थव्यवस्था आप देख पा रहे हैं कि अनगिनत संख्या में मिली मोहरें, मतलब हड़प्पा सभ्यता से बहुत संख्या में मोहर मिला है। क्या मिला है? अधिक से अधिक संख्या में मोहर की प्राप्ति हुई है। तो इस स्थिति में अगर हम देखते हैं तो क्या है, एक समान लिपि, वजन, मापन की विधियों से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार के महत्व के बारे में पता चलता है कि इस समय व्यापार का काफ़ी महत्व था। उसके बाद है कि हड़प्पाई लोग पत्थर, धातु, सीप या शंख का व्यापार करते थे। कौन कौन चीज़ का व्यापार होता था? पत्थर का, धातुओं का, सीप का या शंख का। नेक्स्ट है धातु मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था उस समय। जो है धातु मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था, मतलब टाका का, रुपया का प्रयोग नहीं होता था। क्या होता था? व्यापार जो था वह वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद थी। मतलब अगर आप कोई वस्तु खरीदने चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ वस्तु ही देना पड़ेगा।
जैसे हमको चावल का ज़रूरत है तो गेहूँ हमको देना पड़ेगा, या जो मेरे पास है अन्य चीज़ वो देना पड़ेगा। नहीं कि अनाज के बदले जो अनाज दिया जाता है उसी को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। आगे है कि अरब सागर के तट पर इनके पास कुशल नौवहन प्रणाली मौजूद थी। मतलब नाव से व्यापारी करते थे, किससे? अरब सागर के तट से, और वहाँ से मिस्र की ओर व्यापार किया जाता था। उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में अपनी व्यापार बस्तियाँ स्थापित की थी, जहाँ से पारमाणिक रूप से मध्य एशिया से सुगम व्यापार होता था। नेक्स्ट है दजला। देखिए ये दजला और फरात नदी की जो भूमि है ना, दजला और फरात नदी की भूमि वाले क्षेत्र में हड़प्पा वासियों के वाणिज्य संबंध थे। यानी कि दजला और फरात नदियों के बीच की जो भूमि था उसी में वाणिज्य व्यापार किया जाता था। हड़प्पाई प्राचीन लेपिड लाजुली मार्ग से व्यापार करते थे, जो संभवतः उच्च लोगों की सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित था। तो ये आज मैंने हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था को देख लिए, और इसके बाद जो देखे कृषि देखे, व्यापार देखे। कल से जो है आगे हम लोग देखेंगे, जो भी है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक बार लाइक, शेयर एवं कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इससे फायदा मिले। और यह सब टॉपिक जो है वह झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जो अगर इस वीडियो देखें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हम प्रत्येक दिन अगर वीडियो डालें तो सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।